हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन पोर्टल। आज के इस वीडियो लेसन्स के माध्यम से नए दिन नए टॉपिक का आगाज करेंगे। और जैसा कि सभी क्लास 12 के बच्चे अब तक जान चुके हैं कि हम लोग नई यूनिट में प्रवेश कर गए हैं और इस यूनिट में हम बात कर रहे हैं बीमारियों की दुनिया के बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी और शरीर के रोग से लड़ने की क्षमता के बारे में। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे और अपने पिछले वीडियोस लेसन्स के जो कंसेप्ट थे उसको आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे प्रतिरक्षा की स्मृति के ऊपर कि हमारा शरीर कैसे याद रखता है। ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आप याद करते हैं उसकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है हमारे शरीर के जो कोशिकाएं हैं, विशेषकर वो कोशिकाएं जो लड़ाके हैं, जो बीमारियों से लड़ते हैं, वो कैसे याद रखते हैं कि किन कीटाणुओं से किस तरीके से लड़ना है। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रतिरक्षा स्मृति के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी तक हम लोग इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे थे। इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा के संदर्भ में हमने ये बात की थी कि इम्यूनिटी के संदर्भ में हमने ये बात की थी कि ये जो प्रतिरक्षा होती है वो शरीर से रोग के लड़ने की क्षमता होती है। और हम अपने पिछले वीडियोस में बताए थे कि ये जो पूरी जो प्रतिरक्षा है वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर टिकी हुई है जिसको हम कहते हैं मेमोरी। यानी हमारी प्रतिरक्षी कोशिकाओं के पास अपना खुद का यादाश्त है और उस मेमोरी के आधार पे वो कीटाणुओं से फाइट करती हैं और बीमारी से हमें बचाती हैं। तो ये कैसे करती हैं इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो अनुकूली प्रतिरक्षा है, जो प्रतिरक्षा हम लोग अपने जीवन के अनुभवों के आधार पे प्राप्त करते हैं, जैसे जैसे बड़ा होते हैं वैसे वैसे हमारे इन्वायरमेंट, जिस तरीके के इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जैसे हम लड़ते हैं सीखते हैं, वैसी प्रतिरक्षा हमारे अंदर बिल्ड होती है। और अभी हम लोग ये भी समझ गए हैं कि दो मुख्य प्रकार की जो है कोशिकाएं हमें रोग से लड़ने में मदद करती हैं। एक को हम लोग बी कोशिका बोलते हैं और दूसरे को टी कोशिका बोलते हैं। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि ये जो बी कोशिकाएं होती हैं ये एंटीबॉडी के माध्यम से हमें रोग से बचाती हैं और ये जो टी कोशिकाएं हैं ये कोशिका के माध्यम से हमें प्रतिरक्षा देती हैं। कोशिका के माध्यम से प्रतिरक्षा मिलती है तो टी कोशिका भाग लेती है और जब एंटीबॉडी के माध्यम से प्रतिरक्षा मिलती है तो बी कोशिका भाग लेती है। तो सवाल ये है कि हमारी जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं ये मेमोरी के ऊपर बेस्ड है, मेमोरी के ऊपर टिकी हैं। लेकिन शुरुआत में जो मैंने सवाल किया कैसे, उसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं। ये जो मानव प्रतिरक्षा है ये बेसिकली दो तरीके से काम करेगी। ये जो मानव प्रतिरक्षा है इसके लिए हमने मेमोरी के लिए दो व्यवस्था बना दी है। दो व्यवस्था क्या है भाई? पहले को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक प्राथमिक प्रतिरक्षी अनुक्रिया। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने स्कूलिंग सिस्टम को ज़्यादा डिटेल में नहीं, आपके समझने के लिए बांटें तो दो भाग में बांट सकते हैं, आपका प्राइमरी सेक्शन और दूसरा सेकेंडरी सेक्शन। ठीक उसी तरीके से हमारी जो मानव की जो प्रतिरक्षा है वो दो तरीके की मेमोरी पर डिपेंड है। पहली को हमने नाम दिया प्राथमिक प्रतिरक्षी अनुक्रिया यानी प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स और दूसरे का नाम हमने दिया द्वितीयक द्वितीयक प्रतिरक्षी अनुक्रिया। यानी हमारी जो प्रतिरक्षी कोशिकाओं के पास जो मेमोरी है, जो यादाश्त है, वो इन्हीं दो रूपों में है बाबू, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स मिलके हमारे बॉडी के अंदर यादाश्त पे आधारित जो कुछ भी इनकाउंटर होते हैं कीटाणुओं के साथ उसे हमें बचाते हैं। तो किस तरीके से ये प्राइमरी प्रतिरक्षी अनुक्रिया काम करती है और किस प्रकार से ये द्वितीयक प्रतिरक्षी अनुक्रिया काम करती है, यही हमें समझना है। हो सकता है क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए कि प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स में क्या अंतर है। तो हम लोग जान रहे हैं कि भाई इम्यूनो रिस्पॉन्स मतलब क्या, हमारी प्रतिरक्षी कोशिकाओं का रिस्पॉन्स किसके अगेंस्ट में, कीटाणु के अगेंस्ट में। और किस
प्रकार से काम करना है तो मेमोरी के आधार पे काम करना है। तो हम सबसे पहले इसे समझने जा रहे हैं कि ये जो प्राइमरी जो इम्यूनो रिस्पॉन्स है और जो द्वितीयक इम्यूनो रिस्पॉन्स है, उन दोनों में आमतौर पे अंतर क्या है। तो आइए समझते हैं पहले अंतर। शॉर्ट में लिख रहे हैं PIR यानी प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स, और दूसरी तरफ लिख रहे हैं SIR यानी सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स। जो पिछला हमने ये जो हेडिंग दिया था, आप इस हेडिंग के साथ भी जा सकते हैं, सेम चीज है, प्राथमिक प्रतिरक्षी अनुक्रिया वर्सेस द्वितीयक प्रतिरक्षी अनुक्रिया। तो क्या अंतर है भाई, इसको हम लोग समझेंगे। तो जो सबसे पहला चीज जो हम लोग समझेंगे उसमें यह है कि जब कोई भी पैथोजन, जब कोई पैथोजन, पैथोजन मतलब बाबू बोलते हैं कीटाणु, तो जब कोई पैथोजन शरीर के भीतर, पैथोजन जो है शरीर के भीतर पहली बार प्रवेश कर रहा है, पहली बार प्रवेश कर रहा है, तो ऐसी अनुक्रिया को हम कहते हैं प्राथमिक अनुक्रिया, प्रवेश कर रहा है। जब कोई पैथोजन शरीर के भीतर पहली बार प्रवेश करता है तो इस प्रकार की विकसित अनुक्रिया को हम बोल सकते हैं प्राथमिक या प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स, यानी प्राथमिक प्रतिरक्षी अनुक्रिया। क्या याद रखना है, पैथोजन जो है, कीटाणु जो है, शरीर के भीतर क्या कर रहा है, पहली बार प्रवेश कर रहा है, तो उसी को हम बोल रहे हैं प्राथमिक प्रतिरक्षी अनुक्रिया। सेम कीटाणु जब शरीर में दोबारा या दूसरी बार प्रवेश करे तो इस तरीके के अनुक्रिया को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक अनुक्रिया। तो पहला डिफरेंस जो है आप समझ रहे होंगे, जो हमने शुरू किया है, क्या शुरू किया है कि प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं दो तरीके से काम करेंगी। एक को आपने कहा है प्राथमिक अनुक्रिया, एक को आपने कहा है प्राथमिक अनुक्रिया, और दूसरे को कहा है द्वितीयक अनुक्रिया। दो तरीके से काम करना है। अंतर जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो मैंने क्या कहा कि शरीर के भीतर पहली बार कीटाणु का प्रवेश होगा तो वो प्रतिक्रिया कहलाएगी प्राथमिक अनुक्रिया, और वही पैथोजन, वही कीटाणु जब दोबारा शरीर के भीतर प्रवेश करेगा तो उस प्रतिक्रिया को हम लोग बोलेंगे द्वितीयक अनुक्रिया, यानी दोबारा प्रवेश करेगा तो द्वितीयक हो जाएगा, अब पहली बार प्रवेश करेगा तो प्राथमिक अनुक्रिया हो जाएगा। तो सवाल है इससे सीखने वाली बात क्या है। ये तो हम समझ गए कि कीटाणु या तो पहली बार प्रवेश कर रहा है या दोबारा प्रवेश कर रहा है, इससे होगा क्या। तो इससे जो होने वाली बात है वो हम समझेंगे। अब खास बात यह है कि ये मान लो एक प्रतिरक्षी कोशिका है, ये कोई प्रतिरक्षी कोशिका है बाबू, और यही हमारे शरीर के भीतर इंटर कर गया, पहली बार आया। तो जब ये कोशिका के भीतर प्रवेश किया, शरीर के भीतर प्रवेश किया, तो अब देखेंगे ये दिन बीत गया, पहला दिन, यहाँ दूसरा दिन, यहाँ तीसरा दिन, और फिर आगे जाके देख रहे हैं ये चौथे पांचवें दिन में कुछ हो रहा है। यानी ये जो हमारा प्राइमरी अनुक्रिया है, प्राथमिक अनुक्रिया है, इसमें क्या हो रहा है कि कीटाणु शरीर के भीतर पहली बार प्रवेश कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि शरीर को पहचानने में ज्यादा समय लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है। कोई भी चीज जीवन में अगर आप पहली बार इन्वॉल्व हुए हैं तो उस प्रक्रिया के और उस व्यवस्था को समझने में आपको थोड़ा ज्यादा समय लगता है कि क्या पता कैसे होगा, किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होगी। आप एक उदाहरण के तौर पे समझें कि आप जो है किसी एक ऐसे रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं मिलने के लिए जहाँ पे आप कभी नहीं गए हैं, पहली बार जा रहे हैं, पहली बार आप किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, आपने उनका घर भी नहीं देखा है, सिर्फ फोन पे बात हुई है। तो आप कल्पना करिए कि जब आप पहली बार उस गांव में उस रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे तो क्या जाते ही आप सबके साथ पहले दिन ही घुल मिल जाएंगे, या आपको समय लगेगा धीरे धीरे लोगों के साथ जुड़ने में। ठीक वही चीज हो रहा है कोशिकाओं के साथ भी। जब कोई कीटाणु जो है हमारे शरीर के भीतर पहली बार प्रवेश कर रहा है तो शरीर की जो प्रतिरक्षा, रोग से बचाने वाली जो कोशिका है, उसको क्या लग रहा है, समय लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है पहचानने में,
क्योंकि फटाफट एक्शन नहीं लेना है, पहले उसकी प्रवृत्ति समझनी है कि भाई वो किस नेचर का है, किस तरीके से बॉडी में रिएक्ट कर रहा है, क्या उसके ऊपर हम अटैक करें कि नहीं करें। तो ये सभी चीज़ों को समझने में ज़्यादा समय लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब एंटीजन के संपर्क में, एंटीजन मतलब कोई चीज़ बाहर से आ रहा है, कीटाणु भी हो सकता है, तो जब शरीर एंटीजन के संपर्क में पहली बार आता है तो हमारी कोशिकाएं धीरे धीरे सक्रिय होती हैं। और आप जान रहे हैं 2 तरीके की सक्रियता डेवलप होती है, एक बी सेल के द्वारा और एक टी सेल के द्वारा। तो ये बी और टी सेल की कोशिकाएं क्या कर रही हैं भाई, धीमी गति से बहुत धीरे 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 अपना प्रभाव बना रही हैं, बहुत धीरे धीरे अपना प्रभाव बना रही हैं। और इस बीच में जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में पहली बार बनेगा, याद रखिएगा उसका नाम होगा आईजीएम। आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। जैसे नाम के पहले प्रीफिक्स के तौर पे सर, मिस्टर, डॉक्टर इत्यादि लगाया जाता है, तो ये जो एंटीबॉडी है इनकी भी बड़ी इज्जत है। ये प्रोटीन के बने हुए टुकड़े हैं और इनका नाम दिया गया है पहले आई मतलब इम्यूनो और जी मतलब ग्लोबुलिन, मतलब प्रोटीन का बना हुआ टुकड़ा। एंटीबॉडी के नाम के पहले ये आईजी लिखते हैं। और आईजी बहुत तरीके का होता है, तो एम याद रखिएगा, फर्स्ट एंटीबॉडी, पहला एंटीबॉडी जो शरीर में किसी भी संक्रमण पे पहली बार जो एंट्री करेगा वो एंटीबॉडी का नाम होगा एम एंटीबॉडी, यानी आईजीएम। तो हमारे बॉडी में जब ये प्रतिक्रिया होगी, क्या होगी, जब कोई पैथोजन कीटाणु शरीर के भीतर पहली बार प्रवेश करेगा तो क्या होगा भाई, हमारे बॉडी में प्रतिक्रिया कैसी होगी भाई, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ। ये प्रतिक्रिया कैसी होगी जब पहली बार प्रवेश करेगा, तो आप कहेंगे कि ये जो प्रतिक्रिया होगी वो काफी धीमी गति से प्रतिक्रिया होगी, बहुत धीमी प्रतिक्रिया होगी। और शरीर को पहचानने में क्या होगा भाई, ज्यादा समय लगेगा। कौन सा एंटीबॉडी सबसे पहली बार डेवलप होके आएगा वहां पे, तो याद रखेंगे आईजीएम डेवलप होके सबसे पहली बार आएगा। मुझे लगता है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को प्राथमिक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के बारे में वो 4 बेहद इंपॉर्टेंट लाइन बता दिए हैं जिससे वो अपने कंसेप्ट को संभाल सकते हैं। क्या, तो जब कोई कीटाणु शरीर के भीतर पहली बार प्रवेश करता है तो वैसी अनुक्रिया को हम प्राइमरी यानी प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन अपना क्लियर है। फिर मैंने कहा कि ये प्रक्रिया को डेवलप होने में काफी समय लगता है, यानी काफी धीमे धीमे विकसित होती है और इसको विकसित होने में जो समय जो होता है वो ज्यादा लगता है। और पहला एंटीबॉडी जो प्रभावी हो के वहां पे आता है एक्शन दिखाने के लिए, वो आईजीएम होता है। तो याद रखेंगे पहला एंटीबॉडी जो अपीयर होगा वो कहलाएगा आईजीएम। तो अब हम लोग एक बार फिर से आते हैं और देखते हैं कि ये जो प्राथमिक अनुक्रिया है वो विकसित कैसे हो रही है। अभी तक में समझ में आया कि ये कोई डुप्लीकेसी है, मान लीजिए कोई मैच्योर अपरिपक्व चीज है, बॉडी के अंदर आया और ज्यादा समय लगा और फिर इसकी संख्या यहाँ पे इस तरीके से डेवलप हुई। यानी कि क्या हुआ बाबू, ये मेमोरी में, हमारे याददाश्त में, मेमोरी में बिल्कुल लॉक हो गया है, एकदम लॉक हो गया है। अब यही पैथोजन अगर दोबारा बॉडी में आएगा तो शरीर ना इतना समय लेने वाला है, ना इतना लंबा वार्तालाप करने वाला है। ठीक वैसे ही जैसे आप उस रिश्तेदार के घर दोबारा जा रहे हैं, तो अब जब जाएंगे तो आपको गांव, मोहल्ला, गली सब कुछ पता है। अब बहुत चीज़ों को आप पहले से मेमोरी में आपके आ चुका है, तो अब आपका जो बर्ताव होगा, अब आपका जो बिहेवियर होगा पहले की तुलना में बहुत सहज होगा, फास्ट होगा। तो प्राथमिक अनुक्रिया के बारे में बच्चों ने 4 पॉइंट जो रिवाइज किया उसको एक बार फिर से रिपीट करें। पहली बार पैथोजन शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है और ऐसा होने में ज़्यादा समय लग रहा है। प्रतिक्रिया को विकसित होने में बहुत धीमे धीमे विकसित होने वाली प्रक्रिया होगी और पहला एंटीबॉडी जो आएगा वो होगा आईजीएम, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आ रहे हैं, अगर यही प्रतिक्रिया द्वितीयक प्रतिक्रिया हो तो क्या होगा। द्वितीयक प्रतिक्रिया जिसे आप सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स या सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं, इसमें देखिएगा कि पहले से क्या हो गया, बॉडी में मेमोरी हमारे बॉडी में एक्टिवेट हो गया, यादाश्त में अब आ चुका है कि पहले कौन आया था। मान लीजिए ऐसा ही ये सैंपल जो देख रहे हैं, ये लोग दोबारा बॉडी में प्रवेश कर गए। ये जितने लोग हैं इन लोग को हम कीटाणु मान रहे हैं जिनको रेड से घेर रहे हैं,
ये सब लोग जो है दोबारा बॉडी में प्रवेश कर गए। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत तेजी से ये जितना भी वाई आकार का देख रहे हैं ना, ये सभी वाई एंटीबॉडी है। ये सभी एंटीबॉडी तुरंत एक्शन ले रहे हैं और इसको घेरना शुरू कर दे रहे हैं एकदम तुरंत। समय नहीं लग रहा है, आपने बॉडी को पहले ही अलर्ट मोड में डाल दिया था कि ये पैथोजेंस आएगा, तो अब हमें समझना कैसे है, आप तैयार हो जाओ। दोबारा जब पैथोजेंस बॉडी के अंदर आया तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे देखिएगा एंटीजन जो बीमारी देने वाला है वो दोबारा शरीर के भीतर प्रवेश करता है। ऐसी प्रतिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक प्रतिक्रिया। यानी जब कोई कीटाणु शरीर के भीतर दोबारा प्रवेश करता है तो ऐसी विकसित अनुक्रिया या प्रतिक्रिया को हम द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं। और इस बार देखिएगा ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी बन रहे हैं, क्लियर है, और बहुत तेजी से तीव्र गति से हमला कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपको जो प्रतिरक्षा है वो बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। यानी द्वितीयक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के बारे में हम ये कह सकते हैं, द्वितीयक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के बारे में हम ये कह सकते हैं कि कीटाणु का या जो पैथोजन है उसका शरीर के भीतर जो है पैथोजेंस का जो है वो दोबारा या दूसरी बार प्रवेश हो रहा है, दोबारा प्रवेश हो रहा है या दूसरी बार प्रवेश हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो काम होगा इसमें ऑलरेडी क्या है, मेमोरी विकसित है, मेमोरी पहले से विकसित हो गई है। और जब मेमोरी पहले से विकसित हो गई है तो काम क्या होगा बाबू, तो काम जो होगा वो बड़ी ही फास्ट होगा, एकदम त्वरित, जिसे हिंदी में आप बोलते हैं वैसे होगा। और इसका जो प्रभाव भी जो होगा ना वो बॉडी में लंबे समय तक रहेगा, प्रभाव जो है वो बॉडी में लंबे समय तक रहेगा। और यहाँ पे जो की पॉइंट है, जो एंटीबॉडी, जो हिम्मत वाला रखवाला आपके शरीर का जो एपियर होगा उसका नाम रखेंगे हम लोग IgG। प्राइमरी जब अनुक्रिया विकसित हो रही थी तो एंटीबॉडी M सबसे पहले डेवलप हो रहा था, लेकिन अब जब प्रतिक्रिया दोबारा डेवलप हो गई है तो ये एंटीबॉडी G यहाँ पे डेवलप होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एंटीबॉडी G के बारे में जब हम एंटीबॉडी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कितने टाइप्स के एंटीबॉडी होते हैं, किस आकार के होते हैं, कैसे आपस में जुड़े होते हैं और क्या काम करते हैं। फिलहाल के लिए याद रखेंगे कि पहली अनुक्रिया में M आया और दूसरी अनुक्रिया में जो है G आया। G के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये एक ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा अपरा को पार कर सकता है और शिशु को, जो गर्भ में पल रहे शिशु होते हैं, उसको जो है प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी देने का काम जो IgG एंटीबॉडी के द्वारा किया जाता है। तो आते हैं लौट के अपने दूसरे वाले व्यवस्था में जिसको हम बोल रहे हैं द्वितीयक प्रतिक्रिया। इस प्रतिक्रिया में हम क्या कर रहे हैं भाई, इस प्रक्रिया में कह रहे हैं कि पैथोजेंस का बॉडी में दोबारा प्रवेश हो रहा है। हमारी जो मेमोरी कोशिका है, बी कोशिका जो है यादाश्त में पहले से सक्रिय हो गई है। अब ये ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी बना के इस कीटाणु को एकदम से घेर लेगी, एकदम से घेर लेगी। और क्या होगा भाई, बहुत फास्ट एक्शन काम होगा, शरीर जो है तुरंत हमला करेगा। और IgG की जो भारी मात्रा पहले से कितना भाई, लगभग 1000 गुना अधिक डेवलप हो जाएगा, बेहद शक्तिशाली होगा, लंबे समय तक चलेगा और कीटाणु के इस संक्रमण को खत्म करने में पूरी भूमिका निभाएगा। यानी आप कल्पना करिए कि आज के डेट में जो मॉडर्न वैक्सीन आपको दिया जा रहा है, मॉडर्न वैक्सीन मतलब बाबू, मॉडर्न वैक्सीन का मतलब वर्तमान में जो ये जो मॉडर्न वैक्सीन, टीका, इंजेक्शन ले रहे हैं ना हम लोग, टीका ले रहे हैं ना, टीकाकरण जो करा रहे हैं, इस मॉडर्न वैक्सीन का आधार यही है, क्या, मेमोरी के ऊपर बेस्ड है। बीमारी होने के पहले ही हम लोग वैक्सीन लगवा ले रहे हैं, बीमारी होने के पहले ही हम लोग वैक्सीन लगवा ले रहे हैं। तो हमने जो वैक्सीन लगवाया था उसमें क्या भेजा था, तो याद रखिएगा उसमें हमने प्राथमिक
अनुक्रिया विकसित की थी, प्राइमरी रिस्पॉन्स हमने विकसित कर दिया था। हमने इंजेक्शन लिया, हमें बीमारी नहीं हुई है। अब मान लीजिए कि इस गोपालगंज की टेरिटरी में यहाँ का जो है राष्ट्रीय बीमारी में कह सकते हैं आ सकता है मलेरिया, टाइफाइड, फाइलेरिया, ये बहुत ज़्यादा यहाँ फैलते हैं। तो अगर आप मान लीजिए टाइफाइड फैला हुआ है और आप जो है हॉस्टल में रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, या घर से बाहर ज़्यादा खाने का शौक रखते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको एक वैक्सीन या टीका बीमारी होने के पहले ही लगवा दिए। आपने टाइफाइड का प्रिवेंटिव वैक्सीन लगवा लिया, बीमारी होने के पहले टीका लगवा लिया। तो वो टीका कैसे काम किया? तो ये जो प्राथमिक अनुक्रिया विकसित हो गई, हमने जो है मान लो जो टाइफाइड फैलता है जिस जीवाणु से, साल्मोनेला, तो एक मरा हुआ साल्मोनेला, एक डमी साल्मोनेला, एक कमजोर साल्मोनेला का हमने टीका तैयार कर लिया और आपके बॉडी में इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट कर दिया। तो आपके बॉडी में क्या हुआ? वो साल्मोनेला गया और जाने के बाद बॉडी को प्राथमिक अनुक्रिया विकसित करने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। धीरे धीरे वो प्रतिक्रिया विकसित हुआ, और जब ये प्रतिक्रिया धीरे धीरे विकसित हुआ, तब तक तो ये साल्मोनेला आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि ये तो डमी था, सैंपल था, इनएक्टिव था, निष्क्रिय था। लेकिन शरीर के सारे सेल जो है ना, ये वाई शेप के जितने भी दिख रहे हैं, मान लो यही एंटीबॉडी है, ये सभी के सभी जग गए हैं, क्योंकि इनको बता दिया गया कि ऐसा कोई साल्मोनेला आएगा तो दोबारा तुम्हें वेट नहीं करना है, कोई एड्रेस पूछना नहीं है, हम तुमको खड़े कर दिए, तैयार कर दिए, देखते ही इसको गोली मारना है। तो जब आपको वास्तव में जब साल्मोनेला से इनकाउंटर होगा, आप बाजार में गए और जो है गर्म एकदम संक्रमण से भरा हुआ नाश्ता आपने किया, साल्मोनेला टाइफाइड का जो जीवाणु है आपके बॉडी के अंदर गया, और जैसे ही वो आपके बॉडी के अंदर गया, तो आपके बॉडी के सेल को पहले ही से बता दिया गया है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाया जाएगा, दाना डाला गया है, सीधा उसका शिकार कर लिया जाएगा। यानी द्वितीयक अनुक्रिया विकसित करके फटाफट बॉडी जो है उसको मार के भगा देगा। तो हमारे शरीर में रोग से लड़ने की जो क्षमता है, कीटाणुओं से लड़ने की जो क्षमता है, वो दो चीज पे बेस्ड होती है, प्राथमिक अनुक्रिया पे और द्वितीयक अनुक्रिया पे। अगर प्राथमिक अनुक्रिया विकसित नहीं हुई है तो पैथोजन से लड़ना शरीर के लिए आसान नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी जो अनुक्रिया है, इसमें हम ग्राफ से कैसे समझ सकते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रिया कैसे काम करती है। ये है बाबू प्राथमिक अनुक्रिया, पहली वाली अनुक्रिया, प्राथमिक अनुक्रिया। फर्स्ट ग्राफ में देख रहे होंगे, पहला जो है ये है प्राथमिक प्राथमिक और दूसरा वाला है वो है द्वितीयक अनुक्रिया। अब ये मान लीजिए रक्त में एंटीबॉडी बनेगा, उसकी संख्या दी गई है कितनी बनेगी, और नीचे दिया गया है दिन, बताया जा रहा है कि ये दिन जो है आगे बढ़ रहा है। पैथोजेंस जो है मान लो ये बॉडी के अंदर इंटर किया यहाँ पे, तो बॉडी में जब इंटर किया तो प्राइमरी रिस्पांस को डेवलप होने में देख रहे हैं टाइम लग रहा है, हफ्ता दिन लग गया, तब जाके यहाँ पे प्राइमरी रिस्पांस डेवलप हुआ। यहाँ नहीं डेवलप हो गया, दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं डेवलप हुआ, आपको ये 5-6 दिन तक पहुंच गए, चौथे दिन से लेके 8वें-10वें दिन तक यहाँ पे कुछ डेवलप हुआ। क्लियर है? किसकी बात हो रही है? प्राथमिक अनुक्रिया की विकसित होने की। और ये प्रतिक्रिया जब विकसित हो रही है तो हमारा बॉडी को क्या लग रहा है? समय लग रहा है, धीरे धीरे विकसित हो रही है। लेकिन आप देखिएगा कि जब यही पैथोजेंस दोबारा बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहा है तो एकदम से पीक पे चला जाता, हाई लेवल पे चला गया भैया, एकदम पीक पे चला गया। द्वितीयक अनुक्रिया को विकसित होने में एकदम कम समय लगा, एकदम फास्ट था, फास्टर था। ये थोड़ा स्लोअर है, वो फास्टर है। यहाँ पे जो है आईजीएम पहले डेवलप हुआ था, वहां पे देखिएगा आईजीजी की भारी मात्रा हो गई है, जी एंटीबॉडी जो है एकदम अपने उच्च स्तर पे चला गया है। और यही ग्राफ से आपको स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है कि जो मेमोरी कोशिकाएं हैं द्वितीयक प्रतिक्रिया को कितनी तेजी से और शक्तिशाली बनाती हैं। प्राइमरी रेस्पॉन्स देख रहे हैं, एकदम छोटा सा ब्रिज बन रहा है, छोटा सा जो है वो ग्राफ बन रहा है, छोटा सा इमरजेंस हो रहा है, और जैसे द्वितीयक प्रतिक्रिया की बात हो रही है एकदम पीक पे चला जा रहा है। यही मेमोरी के आधार पे हमारा शरीर जो है बीमारी से लड़ता है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे ये लाइन कि प्राथमिक अनुक्रिया और द्वितीयक अनुक्रिया में अंतर क्या है। देखिए ये हो गई आपकी प्राथमिक अनुक्रिया
और ये हो गई द्वितीयक अनुक्रिया। ये जब समझ जाओगे बाबू तो फिर बीमारी को भी हम लोग अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रिया में अंतर बताइए, तो बच्चे बताएंगे कि इस प्रतिक्रिया को यहाँ पे क्या हो रहा है प्राथमिक में भाई। पहला पॉइंट आपका होगा कीटाणु का शरीर में पहला प्रवेश। पहली बार कीटाणु शरीर में प्रवेश किया तो प्राथमिक अनुक्रिया हो गया। द्वितीयक में यही बात क्या हो जाएगा कि जो कीटाणु है जिसको आप एंटीजन के नाम से भी जानेंगे, कीटाणु का शरीर में दोबारा प्रवेश। तो पहला प्रवेश आप देख रहे होंगे, प्रतिक्रिया का समय 4 से 7 दिन लग गया। हाय हेलो हो रहा है, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो, बॉडी जो है शिष्टाचार मुलाकात कर रहा है। लेकिन जब द्वितीयक प्रतिक्रिया हो रही है तो पहले दिन से लेकर चौथे दिन के अंदर ही इम्यूनिटी जो है जागृत हो गई है। कीटाणु को अब घर छोड़ना होगा, आपके शरीर में इन्फेक्शन को कम करना होगा। शिखर का समय देखिएगा, पीक टाइम डेवलप होने में, मतलब एकदम मार धाड़ से भरा सो बॉडी के अंदर डेवलप करने में प्राथमिक अनुक्रिया को जहाँ 7 से 10 दिन लग जाते हैं, वही द्वितीयक प्रतिक्रिया 3 से 5 दिन में ही आपके बीमारी से पूरी तरीके से कीटाणु से सामना करके आपको सुरक्षित करने का प्रयास करती है। तो वहां देख रहे होंगे पीक टाइम किस तरीके से डेवलप हो रहा है। मुख्य एंटीबॉडी जो डेवलप होते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है बाबू, बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब भी प्राथमिक अनुक्रिया विकसित होगी तो एंटीबॉडी एम आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, शरीर में कोई भी संक्रमण होगा, शरीर में कोई भी कीटाणु प्रवेश करेगा तो पहला एंटीबॉडी जागृत होगा, उसका नाम बताइए। द फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इंफेक्शन इज IgM। तो याद रखिएगा, प्राथमिक अनुक्रिया में M जो है सबसे पहले अपीयर होगा, और जब द्वितीयक प्रक्रिया होगी तो IgG जो है भारी मात्रा में अपने पीक पे जाएगा और एंटीबॉडी की सहायता से कीटाणु से लड़ेगा, मारेगा और भगाएगा। अगर हम लड़ाकू कोशिकाओं की बात करें तो ये नेव कोशिकाएं होती हैं, मतलब नकली, पुरानी, कमजोर, आलसी, स्लो, कुछ भी लिख दिए, इस तरह की कोशिका होती है, धीरे धीरे काम करती है। और ये तो बाबू मेमोरी है ना, यादाश्त में आ गई है, मेमोरी में आ गया है, बहुत फास्ट तरीके से काम करेगी। उसी तरीके से स्ट्रेंथ की बात करें तो शुरुआत में ये थोड़ी कमजोर होती हैं, लेकिन मैंने कहा कि पहली बार जब ये एंट्री हो रही है तो रिस्पॉन्स थोड़ा कमजोर है, लेकिन दोबारा अगर यही चीज होते रहे बार बार होते रहे तो आपकी इम्यूनिटी उतनी ही पीक पे, उतनी ही बुलंद होती जाएगी। और देखिए ना, दोबारा आने पे कितनी 100 से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली हो जा रही है हमारी अनुक्रियाएं। रिस्पॉन्स मेमोरी पे टिकी थी, 2 रूप में थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आप देख रहे हैं कि मानव शरीर में इम्यूनिटी प्राप्त कैसे होती है। पहले दिन बोले ना, च्यवनप्राश के ऊपर लिखा रहता है कि इससे प्रतिरक्षा बढ़ता है, लाइव बॉय साबुन पे लिखता है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो आप देख रहे होंगे ना, इम्यूनिटी बूस्ट करने का खेल आपके बॉडी के अंदर है। पूरा का पूरा ICU, पूरा का पूरा वेंटिलेटर, पूरा का पूरा OPD सब आपके शरीर के अंदर है। और अंदर के डॉक्टर्स, अंदर के जो HODs हैं, अंदर के जो बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं, वो आपके बॉडी में काम कर रहे हैं और 24 घंटा कर रहे हैं, 7 दिन कर रहे हैं। और आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक अच्छी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करिए, जहाँ पे थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करिए, बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन दीजिए, अच्छा रेस्ट दीजिए और क्रिएटिविटी में एकदम जीवन का आनंद लीजिए। तो इतना काम आप करेंगे तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बॉडी में होता रहेगा। न्यूट्रिशन की कमी होगी, लाइफ स्टाइल खराब होगी, फिजिकल एक्टिविटी कम होगा, खान पान खराब होगा, तो देखेंगे कि धीरे धीरे ये कोशिकाएं भी लेजी हो जाएंगी और प्रभाव कम पड़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा बीमार रहने लगेंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है और इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि मानव शरीर के अंदर कोशिका के द्वारा दी गई प्रतिरक्षा किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन है आपके पास 4, एरिथ्रोसाइट के द्वारा, T लिम्फोसाइट के द्वारा, B लिम्फोसाइट के द्वारा और थ्रोम्बोसाइट के द्वारा। 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है। बस बताने का प्रयास यही है कि प्रतिरक्षी अनुक्रिया से सवाल कैसे बनते हैं। तो हम लोग जो है आंसर तो पहले से टिक किया हुआ है,
जो दूर से भी देख रहा होगा कह देगा हाँ सर आंसर तो टिक किया हुआ है, बता देंगे। लेकिन हम चारों ऑप्शन पे थोड़ा चर्चा कर लें तो एरिथ्रोसाइट आप लाल ब्लड आरबीसी को कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट जो है आपका प्लेटलेट वाला जो हिस्सा है भैया वो कहलाता है, ये भी ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मुख्य रूप से दो ही सब ऑप्शन बचते हैं, 2 और 3, जिसमें आप पढ़ लिए हैं कि प्रतिरक्षा दो तरीके से मिलती है। अगर कोशिका के माध्यम से डेवलप होगी तो टी सेल काम करेगा, और एंटीबॉडी के द्वारा प्रतिरक्षा प्राप्त होगी तो बी सेल प्राप्त करेगा। तो ये बातें आपको पिछले वीडियो लेसन्स में कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा और एंटीबॉडी माध्यमिक प्रतिरक्षा के रूप में पहले से ही बता दी गई हैं। उम्मीद करते हैं कि आप उसको पढ़ते होंगे, बार बार देखते होंगे और समझने का प्रयास करते होंगे। तो ये क्वेश्चन पे आप देखें कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी दो तरीके से 2027 में जब आप प्लस 12 का एग्जाम देंगे, बोर्ड का एग्जाम देंगे, तो क्वेश्चन हो सकता है एंटीबॉडी से प्राप्त की गई प्रतिरक्षा किस नाम से जानी जाती है। तो उसे हम लोग बोलते हैं एएमआई, या उसी को बोलते हैं ह्यूमोरल प्रतिरक्षा, और वो बी सेल के द्वारा दी जाती है। और बी सेल कहाँ पे काम करेगा भाई? तो आपने पढ़ा था कि रक्त में जो जलीय भाग है, पानी वाला भाग है, प्लाज्मा, उसी के सरफेस पे एंटीबॉडी बनता है। और जब कभी भी कोशिका के माध्यम से प्रतिरक्षा दी जाएगी तो काम करेगा टी सेल, टी लिम्फोसाइट काम करेगा। अब आते हैं हम लोग देखने कि एक पूर्ण रूप से जो प्रतिरक्षा की जो रणनीति होती है वो हमारे बॉडी में काम कैसे करती है। आपको समझना ज़्यादा है, रटने का काम नहीं करना है। तो आप समझेंगे ये कि कोई भी कीटाणु या रोगजनक शरीर के भीतर प्रवेश किया, देखो यही है खतरनाक वाला, ये स्माइल करते हुए जा रहा है, ये आपके बॉडी के अंदर प्रवेश किया। तो प्रवेश किया तो दो ही उपाय है, दो तरीके से आपको प्रतिरक्षा मिलेगी। एक तरल प्रतिरक्षा मिलेगी, दूसरी कोशिका के माध्यम से प्रतिरक्षा मिलेगी। हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता दो तरीके से मिलेगी, तरल मिलेगी तो उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी के द्वारा। कौन सा सेल भाग लेगा? अभी पिछले स्लाइड में मैंने देखा बी सेल भाग लेगा। और जब आपको मिलेगी सेलुलर प्रतिरक्षा तो किसके द्वारा? कोशिका के द्वारा। कौन सी कोशिका भाग लेगी इसमें? तो मैंने टी सेल का नाम लिया। तो हमारे बॉडी में जब कोई कीटाणु भीतर आता है तो ये दो तरीके का काम होता है, एंटीबॉडी देख लेगा मेरा डिपार्टमेंट है, या कोशिका देख लेगा मेरा डिपार्टमेंट है। कोशिका के बाहर होगा तो एंटीबॉडी काम करेगा, कोशिका के अंदर होगा तो कोशिका के जो टी सेल हैं वो काम करेंगे। और ये लोग बॉडी में काम करके क्या करेंगे? मेमोरी बना देंगे कि ये कीटाणु था, ये कीटाणु था, हमने इसको ऐसे पकड़ा था और ये इसको पीट के भगाया था। ये मेमोरी में डाल लेंगे ताकि अगली बार आएंगे तो ये कीटाणु था, ऐसे ही ना पकड़े थे और ऐसे इसको धक्का देके बाहर कर दिए थे, याद रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया? मेमोरी कोशिकाओं का निर्माण करा लिया। और आगे क्या कर रहे हैं? एक बार जब मेमोरी जग गई, एक बार जब मेमोरी ट्रिगर हो गई तो जो रोगजनक होगा ना, दोबारा अगर बॉडी के अंदर प्रवेश किया है, ये रोगजनक है बाबू, रेड वाला रोगजनक है। और देखिएगा ये कौन है भाई? ये जो येलो वाले लोग आ रहे हैं ये सब एंटीबॉडी हैं, ये घेर लिया इसको। तो ये था ना भाई जो बॉडी के अंदर प्रवेश करके हमको परेशान कर रहा था। अब हम लोग भी अकेले नहीं है, देखिए पूरा जो है घेर लिया, घेर के इनका कहानी जो है वो खत्म कर दिया। ऐसे ही रोज 24 घंटा 7 दिन जब कभी भी पैथोजेंस की एंट्री बॉडी में होती है तो इसी मेमोरी के रणनीति पे हम लोग काम करते हैं, और ये एंटीबॉडी या कोशिका मिलके कीटाणु को घेरती है, मारती है और उसको मेमोरी में स्टोर कर लेती है। और लास्ट एक बात हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो मुख्य निष्कर्ष है इम्यूनिटी का, वो 3 तरीके से हम लोगों ने समझा है। पहला जो कंसेप्ट समझा है उसमें हमने पढ़ा है पैसिव, निष्क्रिय सुरक्षा। आपने देखा कि शरीर को बनी बनाई प्रतिरक्षा मिल रही थी, उसको आपने निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा था। और वहां पे देखे थे कि माता से शिशु को क्या मिल रहा था भाई? कोलोस्ट्रम मिल रहा था। कोलोस्ट्रम क्या है? तो हमने पढ़ा है कि प्रथम मदर मिल्क जो शिशु जन्म के बाद फीड करता है उसको हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं, और इसमें एंटीबॉडी ए होता है। इसके माध्यम से रोग से प्रतिरक्षा मिल रही है, बनी बनाई निष्क्रिय प्रतिरक्षा। प्लासेंटा के जरिए भी एक तरीके से प्राकृतिक सुरक्षा मिल रही है,
शिशु को, भ्रूण को बनने में। तो ये हमने एक देख लिया था कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है। बनी बनाई प्रतिरक्षा रेडीमेड मिलती है, वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है। और जब शरीर खुद लड़ के प्रतिरक्षा प्राप्त करता है, उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। दूसरी बात है डबल कॉम्बिनेशन है भैया, या तो बी सेल काम करेगा और या तो टी सेल काम करेगा। एक बार फिर से दिमाग में रिपीट कर लेना, एंटीबॉडी काम करेगा तो बी सेल प्रभावी होगा, कोशिका के माध्यम से प्रतिरक्षा मिलेगी तो टी सेल प्रभावी होगा। और सबसे बड़ा जो खेल है बाबू जीवन में, मेमोरी का ही तो है। सारे बच्चे पढ़ते हैं और कुछ बच्चे एग्जाम तक अपनी मेमोरी को साथ लेके जाते हैं, एग्जाम में अच्छा डिलीवर करके बड़े बड़े एग्जाम को कंप्लीट कर जाते हैं। वैसे पढ़ते तो सारे लोग हैं। ठीक वैसे ही सारी प्रतिरक्षी कोशिकाएं इसी मेमोरी के ऊपर टिकी हुई हैं। मेमोरी जितना पावरफुल होगा उतना बड़ा धमाका होगा और उतना ज़्यादा प्रभाव बढ़ेगा, तो पैथोजेंस के लिए शरीर में टिक पाना आसान नहीं होगा। इसी व्यवस्था के अंतर्गत हम रोज कीटाणुओं से लड़ते हैं, बचते हैं, जूझते हैं और उसे मार के भगाते भी हैं। तो उम्मीद है कि प्रतिरक्षा का ये जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। आप वीडियोज को एक बार दो बार पॉज करके देखिए। कहीं पे भी कोई सवाल बनते हैं, कुछ कन्फ्यूजन होता है, तो अपने टेलीग्राम ग्रुप जो आपको प्रोवाइड किया गया है उसके माध्यम से आप जो है सवाल पूछने का भी काम कर सकते हैं। क्लास 12 का ये दूसरा यूनिट चल रहा है। पहले यूनिट जीवो में जनन के भी सारे जो कंटेंट हैं वो आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आप उसे देख के ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित और लाभ जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियोज में कल जब हम थोड़ा प्रतिरक्षा का ABCD समझ गए हैं और जब हमने ये भी कह दिया कि कीटाणु को हम मार के भगा देते हैं, तो काहे किसी को ये जानलेवा बीमारी हो जाती है भाई, कैंसर। तो कल की क्लास में हम लोग कर्क रोग के बारे में पढ़ेंगे, कैंसर के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये बी और टी कोशिकाएं क्या सोई हुई थी जो बॉडी में कैंसर जैसी बीमारी डेवलप हो गई। तो कल के क्लास में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 12 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे कर्क रोग के बारे में, कैंसर के बारे में, जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। और आज के इस युग में बहुत सारी ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी जो इलाज का जो खर्च है और बीमारी के प्रति जो जागरूकता का जो अभाव है, उससे गांव-गांव तक भी अब ये बीमारी पहुंच चुकी है। तो कल के वीडियोस में हम पढ़ेंगे कर्क रोग क्लास 12 कैंसर का टॉपिक। और आप जो है वीडियो के साथ जुड़े रहिए। किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है तो प्लीज क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपने सवाल को उठाइए, इस उम्मीद के साथ कि आप इससे लाभान्वित होंगे, होते रहे हैं। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगले वीडियोस में अगले टॉपिक पे बात होगी। तब तक कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। थैंक यू।